नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के चांसलर और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। फिरोज जी, लॉकडाउन का समय है। ये लॉकडाउन कितना चलेगा, कब तक चलेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई, उनकी सिलेबस, उनकी परीक्षाओं को फिलहाल आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे मैनेज किया जा रहा है, सबसे पहले इस पर कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि कुछ इस किस्म के हालात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आ गए हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, और अब हेल्पलेस है हम लोग। तो पढ़ाई भी चल रही है और जिस तरीके से सिलेबस पूरा होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो भी देखना है। तो एक हद तक तो हमने इंतजार किया। उसके बाद मेरे ख्याल से जो हमारे निशंक साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ही सटीक फैसला लिया कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन पे ही, जैसे और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी ऑनलाइन लेसन्स दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं अनु जी कि ऑनलाइन पे वो देखिए वो मजा नहीं आता, ना वो बात होती है जो क्लासरूम डिस्कशन में होती है। क्लासरूम में आप जाके ब्लैक बोर्ड पे समझा सकते हो, चीजों को बता सकते हो, यू कैन ड्रॉ समथिंग इन दी एक्सरसाइज बुक, वो सब चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो चलना है ना। तो जितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं बतौर टीचर्स, वो हम लोग कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। फिरोज जी, आपने कहा कि इस समय तो लॉकडाउन का है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मोदी जी की शख्सियत, उनके फैसले और उनकी सरकार के कामों से काफी प्रभावित रहते हैं। उनके कई फैसले रहे, सीए का रहा, एनआरसी का रहा। इस दौरान आपको ये पता होगा कि अभी लॉकडाउन है, इसके बावजूद जामिया नगर के कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में क्या आप इससे वाकिफ हैं कि ये समय लॉकडाउन का है? आप कह रहे हैं कि छात्रों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और ऐसे समय पर कार्रवाई छात्रों पर? देखिए, ऐसा है जो आपने सवाल किया है, बहुत सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ है और अलावा इसके के जो छात्र हैं उनका जो फ्यूचर है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, लॉकडाउन भी है, रमजान का महीना भी है, छात्रों की पढ़ाई का भी सिलसिला है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया गया है, कहीं ना कहीं कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं फिर भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। और क्या उनके साथ क्या केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये तो देखिए कानून जो है अपना सिलसिला अपने हिसाब से करेगा। कानून जो है लेकिन उसकी टाइमिंग, मैं ये ऐसा समझता समय हूँ है जहां पर पैरोल पर कैदियों को बाहर छोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप छात्रों को जेल भेज रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप मुझसे बजाते खुद मेरी अपनी बात पूछें तो मैं कहूंगा ठीक है, छात्रों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। लेकिन छात्रों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से वो लोग सड़क पे आ जाते हैं, क्लासरूम का अपना सब सिस्टम छोड़ करके अपने फ्यूचर का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, और सरकार के खिलाफ बोलना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना, गवर्नर्स के खिलाफ बोलना, उनको वो भी सोचना चाहिए। तो मैं देखिए सहानुभूति मेरी पूरी है छात्रों से। और मैं तो यही आपके जो चैनल है इसके जरिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात सुनी जा रही है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक नरमी का सलूक बरता जाए, और जो भी उनके साथ बेहतर किया जा सकता है किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से इतने दिन जो जेल में रहे हैं, ये मेरे ख्याल से दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। और अगर मेरे कहने से कुछ नरमी बरती जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है कानून के जरिए, तो आगे छात्र इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रखें कि आगे इस किस्म की कोई उनसे खता नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गलती उनसे नहीं होनी चाहिए। है कि आपने पहले ही उन्हें कल्प्रिट मान लिया है। छात्रों के अगर इतिहास को देखें तो चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, समय समय पर वो अपनी बात रखते रहे हैं बेबाक तरीके से, और अब भी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी, और सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा हुआ है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? आप कह रहे हैं कि छात्र हैं तो वो पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। क्या उन्हें ऐसे आंदोलनों में या फिर ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? देखिए, हमारा मुल्क जो है, इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है वो है कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होता है। तो उसमें चाहे वो छात्र हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इवन कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी शख्स हो, हर एक को अपनी बात रखने की पूरी इजाजत है, पूरी उसको छूट है, और वो लोग बात रखते हैं अपनी। लेकिन देखिए, मैं छात्रों के अपनी बात रखने के खिलाफ नहीं हूँ। आप ये देखिए, जामिया के आगे
कितने दिन आंदोलन चला, महीनों आंदोलन चला, 3-4 महीने आंदोलन चला, आंदोलन चलते हैं ठीक है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अब ये देखना चाहिए कि आंदोलन को जब पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, जब उसका रुख सरकार के खिलाफ बढ़ा दिया जाता है, वहां पर लोग आकर जहरीली तकरीरें करते हैं, सरकार के खिलाफ तकरीर करते हैं, मोदी और अमित शाह के खिलाफ तकरीर करते हैं, उनको बददुआएं देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का आंदोलन जो है, मैं उस आंदोलन के हक में नहीं हूं बिल्कुल। हाँ, अपनी बात रखें, पीसफुल तरीके से रखें, अपना डेलीगेशन लेके जाएं, जहां भी विशेष के लेके लिए नहीं, जाना है। बल्कि सवाल सरकार से है। छात्रों का सवाल सरकार से रहा था, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं रहा था। अब सवाल छात्र पूछ रहे हैं, और उस दौरान भी आपने ये बात कही थी कि यहाँ छात्रों को और एक समुदाय विशेष के लोगों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है सीए और एनआरसी को लेकर। तब भी आपने ये बात रखी थी, आप तब भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छात्रों को भटकाया, भड़काया, वर्गलाया, बहकाया, बहलाया और फुसलाया जा रहा था। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ। वो उन लोगों के भड़काने में, भटकाने में, बहलाने में और फुसलाने में आ गए, और उससे ये हुआ कि एक तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। दूसरी बात ये, जिस मुद्दे के लिए वो सड़क पे आए थे, वो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं उसको मुद्दा नहीं मानता हूँ। सीएए कोई मुद्दा नहीं है छात्रों के लिए। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मैं खुद छात्र रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र रहा हूँ, और मेरी क्लास में सुधांशु मित्तल, विजय गोयल, विजय जौली और अरुण जेटली, तो शायद प्रेसिडेंट थे एबीवीपी के, लोग हमारी क्लासेस में आते थे। मैं उस टाइम एमए प्रीवियस इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ा करता था, तो हमारी क्लास में आते थे, हम इनकी बात सुनते थे, और हम उसमें छात्र आंदोलन में हम लोग शामिल नहीं होते थे, क्योंकि हमारे इम्तिहान के दिन थे। लेकिन ठीक है, छात्र आंदोलन भी एक सिलसिला होता है, लेकिन जब वो गलत राह पकड़ लेता है, जब उनको भटकाया भटकाया जाता है, वो गलत है। आज की राजनीति में, आज के देश की सरकारों में वे शामिल रहे हैं। बहरहाल फिरोज जी, ये बताइए कि हैदराबाद में भी सीए एनआरसी को लेकर कई आंदोलन हुए थे, छात्र उसमें शामिल हुए थे। क्या आपकी यूनिवर्सिटी के छात्र भी उसमें शामिल थे तो आपने उनसे किस तरह की वार्तालाप की? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, मेरी जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, वो भी उसमें शामिल थे। तो एक तो मैंने खत लिखा, नॉट ओनली फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, मैंने पूरी कम्युनिटी के लिए ये खत लिखा, और छात्रों को भी मैंने मैसेज ये दिया कि भाई देखिए, आपका जो पहला धर्म है, योर फर्स्ट रिलीजन इज टू अटेंड योर क्लासेस, इज टू टेक केयर ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, टू टेक केयर ऑफ योर क्लासरूम स्टडी। इम्तिहानों की तैयारी कीजिए, और इस विशाल भारत के एक बहुत अच्छे शहरी बन के आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, अपना भी नाम करिए और यूनिवर्सिटी का भी नाम करिए। मैंने उनको ये मैसेज दिया था। अब ये है कि इस मैसेज को उन्होंने किस तरह से लिया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन था मेरी यूनिवर्सिटी का, वो इन छात्रों को जो है, वो इन छात्रों को ये कह रहा था कि आप क्लासेस के बाहर बैठिए और आप जो है अपना सीए के खिलाफ आंदोलन जारी रखिए, जबकि मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं था। मैं हमेशा इस बात को लेकर जिक्र किया तो मुझे उससे एक बात याद आई कि अभी अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन की मियाद खत्म होने वाली थी, उस दौरान आपने एक खत सरकार को भी लिखा था। आपने कहा था कि लॉकडाउन को रमजान तक बढ़ाया जाए, यानी रमजान में जो मुसलमान हैं वो घर के अंदर रहें। आपको ये डर था कि अगर लॉकडाउन खुला तो बाहर निकलेंगे, नमाज के लिए निकलेंगे, ऐसा डर क्यों था? और अब तो ईद भी लॉकडाउन में ही मनेगी। देखिए, ऐसा है, ये मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों खत लिखा था। इसकी वजह यह है कि देखिए कि पूरा जो समाज है उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है। लॉकडाउन सबसे बड़ा इलाज जो है लॉकडाउन है। इसकी कोविड-19 का कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई दवा, कोई इंजेक्शन नहीं आई है इसका, ठीक है। देसी इलाज लोग कर रहे हैं, वो अलग है, अल्लाह करे वो कामयाब हो, लेकिन मेडिकली कोई इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन बहुत जरूरी था, और मैंने इस वजह से खत लिखा था क्योंकि देखिए, लोग बाजार में निकलते हैं, चाहे वो सहरी का वक्त हो या इफ्तार का वक्त हो, काफी बड़ी तादाद में माशाल्लाह से लोग निकलते हैं इफ्तार के लिए, फल फ्रूट खजूर ये सारी चीजें। तो उससे क्या है, लॉकडाउन का उल्लंघन होता है। और इसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई लक्ष्मण रेखा और जनता कर्फ्यू और जान है तो जहान है, तो ये सारी चीजें वायलेट उसमें होने का पूरा खतरा था। इस वजह से मैंने खत लिखा था। मैं उस खत पे कायम हूं, और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि अगर ईद आए, ईद के मौके पर मुसलमान बाहर नहीं निकले और कोई उनको
जो है खुशियां मनाने की जरूरत नहीं। कितने लोग मारे गए इसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड मारे गए इसमें कोविड-19 की बीमारी से, और इतने गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं। हमें ये चाहिए बजाय ईद मनाने के, जो पैसा हमने ईद के लिए रखा है, ये गुरबा, यतामा, मसाकीन, जो दीज पुअर पीपल आर देयर, उस पैसे से हम इनकी मदद करें बजाय इसके कि हम ईद अच्छा को संदेश देखें। और बल्कि बहुत एक बड़ी अच्छा एक आपकी। लेट मी कंप्लीट, मेरी बात पूरी होने जी अनु जी। एक बड़ा दिलचस्प मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए पहले। एक वकील है हमारे यहाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, केस डाला कि ईद की नमाज के लिए, और शायद ये जो हमारे लास्ट फ्राइडे होता है जुम्मतुल विदा, इसके लिए हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अरे क्यों दी जाए? अरे कोई तुम नाउजुबिल्ला कोई नाखुदा थोड़ी लगे हुए। ये सारी चीजें डिसाइडेड, साइंस डिसाइड करती है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा सेफ वक्त है। अभी कोविड-19 चलेगा, हमें जो है सेफ डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हमें अलग अलग रहना है, मास्क लगाना है। तो इसमें कोई शादियाने बजाने की जरूरत नहीं है ईद के मौके पर। जी ठीक। वैसे बता दूं, फिरोज जी, उनकी उनकी जो जिस अर्जी थी तरह वो से आप कैंसिल हो मुद्दों गई। पर अपनी राय रखते हैं और लगातार आप ही के जो संगी जी साथी जी रहे हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के रहे हों या फिर जो भी आपको जानते हैं, वो आपको एक संघी बताते हैं। वो कहते हैं कि आप सरकार के तरफ से और उनके मुद्दों पर ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलते हैं, जबकि आप अपने समुदाय, अपनी कौम के लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं, उनका पक्ष नहीं लेते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? कौन सी चीजें हैं जो नागवार गुजरती हैं इन लोगों को, जो आपको संघी कहने पर मजबूर हो जाते हैं? देखिए अनु सिंह जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं ये बात के, चाहे मुझे लोग संघी कहें, जमाती कहें, जमात इस्लामी कहें, या किसी कोई भी टैग मेरे ऊपर लगा दें, मेरा एक ही टैग है, मैं कौम परस्त हूँ, मैं हिंद परस्त हूँ, मैं मुल्क को मानने वाला हूँ, मैं अपनी कौम के लिए, अपने कौम का एक खमीर का हिस्सा हूँ। जो बात कौम के हक में होगी, कौम की सच्चाई के लिए होगी, कौम की बेहतरी के लिए होगी, वही बात मैं अपने दिल से कहता हूँ। मैं किसी का भी ब्रीफ उठाए नहीं फिर रहा हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना किसी ग्रुप का। ठीक है, अगर मुझे लोग संघी समझते हैं तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अगर संघी समझते हैं तो संघी होना क्या कोई गाली है? ये संघ के जो लोग हैं, ये कोई गलत लोग तो नहीं है। ये भी जैसे जमात इस्लामी, उसी तरह से ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जमात इस्लामी एक अच्छा काम कर रही है, जमीयत उलेमा हिंद अच्छा काम अपने तौर से कर रहे हैं, संघ वाले भी एक दे आर स्पिरिचुअल पीपल, ये साइंस से जुड़े हुए लोग हैं। ये इनके नाम में जो है ना तो फौज है इनके नाम में, ना हरकतुल अंसार है, ये सेवक है इनके नाम में। यानी संस्थाओं के नाम आप बता रहे आप हैं, आप उनका पक्ष कभी नहीं लेते, आप दूसरे खेमे का पक्ष ज्यादा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो बात सही होती है मैं उसका पक्ष लेता हूँ। देखिए मैं बताऊं आपको, एक दफा बकरीद के मौके पर एक यहाँ से दो जगह से एक वो जारी हुआ फतवा। एक तो हमारा वहां से जारी हुआ देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद से, और यहाँ जो हमारी जमात है जमीयत उलेमाए हिंद, वहां से भी जारी हुआ कि बकरीद के मौके पर आप गाय को ज़िबा मत करिए, यानी गाय की कुर्बानी ना कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जिससे हमारे जो बिरादराने वतन है, हिंदू भाई हैं, उनके साथ जीना है, मरना है, उन्हीं के साथ रहना है, तो हम कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे उनको ठेस पहुंचे। तो मैंने हमेशा उसका, इस तरह की चीजों का मैं हमेशा साथ देता हूँ। और ये सोचना कि मैं संघी हूँ या मैं कांग्रेसी हूँ या भाजपाई हूँ या सपाई हूँ, बसपाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खालिस उल खालिस एक कौम परस्त आदमी हूँ, हिंद परस्त आदमी हूँ, कौम की और मुल्क की बात करता हूँ, और ठोक पीट के दिल से जो बात सही समझता हूँ उसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा संघी हूँ, संघ जो आरएसएस है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संस्था है, ऐसी संस्थाओं से हमें सीखना है। ठीक है, आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन नहीं है जैसे कहा जाता है। ये इनसे लोग बहुत सीखने सुलझे की हुए लोग हैं जरूरत है, ना और कि सेवा का इनके काम कर रहे हैं पक्ष या समाज फिर में। विपक्ष में उतरकर फैसला लेने की जरूरत है। फिरोज जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह और भी इंटरव्यूज देखने के लिए, जनसत्य की और खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।